नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं और नेशन एट 9 में हम बात करेंगे देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर कोने की बात, हर हलचल की बात। और शुरुआत होगी पीएम मोदी से। आज पीएम मोदी के विदेश दौरे का आखिरी दिन है। पीएम मोदी मिस्र के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सुबह 9:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद पीएम मोदी अल हकीम मस्जिद का दौरा करने वाले हैं। फिर सुबह 10:30 बजे हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा करेंगे। तो वहीं मिस्र प्रेसिडेंसी में कार्यक्रम और मिस्र के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली है। अगली खबर तेलंगाना से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के 9 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा को नड्डा संबोधित करते नजर आएंगे। हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर नगर कुर्नूल में जनसभा को संबोधित करेंगे नड्डा। इसके अलावा बीजेपी के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत हैदराबाद में सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स से भी मिलने की तैयारी है। खबरों में बात होगी राजधानी दिल्ली से। मणिपुर में मौजूदा हालातों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई मुद्दों को एड्रेस किया गया। विपक्ष ने राज्य के मौजूदा सीएम एन बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग उठाई है, जबकि कई विपक्षी नेताओं ने प्रदेश में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के लिए कहा। बैठक में बीजेपी समेत 18 राजनीतिक दल और पूर्वोत्तर के 4 सांसद और पूर्वोत्तर के 2 मुख्यमंत्री शरीक हुए। बैठक खत्म होने के बाद मणिपुर के प्रभारी और बीजेपी प्रवक्ता संबित ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सभी ने अपनी बात साझा की है। सभी राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अमित शाह का मणिपुर दौरा अभूतपूर्व रहा। अमित शाह ने कहा कि हर रोज पीएम मोदी को हालात से अवगत कराया जाता है और वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को मामले में चुप्पी तोड़नी चाहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत आगरा के कोठी मीना बाजार में जनसभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ आगरा के कोठी में ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कागारौल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह के आगरा आगमन से पहले सपाइयों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह के सभा स्थल के करीब ही सपा नेताओं ने विशाल होर्डिंग्स लगाए हैं। होर्डिंग के जरिए अग्निपथ भर्ती योजना को बंद करने, पुरानी भर्ती प्रणाली को लागू करने की मांग की गई है। सपाइयों का कहना कि सरकार को रोजगार देने की जरूरत है, जिस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। खबरों में बात उत्तर प्रदेश की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीबन 8 घंटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। इस दौरान नोएडा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में समीक्षा बैठक के अलावा फैक्ट्री का भी यानी कि निजी संस्था का उद्घाटन मुख्यमंत्री माफ की जगह करने वाले हैं। सीएम योगी नोएडा की 1387.40 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 1070.33 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। तो वहीं 317.07 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉपर इशिता किशोर और 3 अन्य सफल अभ्यर्थियों का सम्मान भी होगा।
पटना में विपक्षी दलों की बैठक, केवल 24 घंटे के भीतर ही विपक्षी एकता में दरार साफ नजर आने लगी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में टीएमसी के साथ संभावित गठबंधन के बारे में स्थिति साफ कर दी है और कहा कि इसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश ने हमें आमंत्रित किया था और हम गए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का अभिवादन किया, उन्होंने भी उन्हें नमस्कार किया। यही, इससे ज्यादा क्या? अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के कांग्रेस के बारे में दिए बयानों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ये बोला था कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में क्या महसूस करती हैं। ये बात सभी ने सुनी। उन्होंने कांग्रेस की तुलना गंदे तालाब से की। आज क्या हुआ? अब कांग्रेस अच्छी हो गई? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदलेगा। अब बात बिहार की करते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बड़ा बयान दिया है और कहा कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की पहली बैठक काफी सफल रही। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेताओं ने फासीवादी ताकतों को हराने का संकल्प किया है। हम सब देश को दिशा दिखाने के लिए एकजुट हुए। हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक साथ आए हैं। अगला चुनाव कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है और उनके मुद्दों पर चुनाव होगा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने कहा, अरविंद केजरीवाल की कोई नाराजगी है ही नहीं। अगली खबर महाराष्ट्र से है। पटना से लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने के लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिलसिलेवार जवाब दिया है, तो बीजेपी के नेता ठाकरे पर टूट पड़े। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए ठाकरे को जवाब दिया। फडणवीस ने लिखा, हम किसी के घर घुसते नहीं हैं, अगर घुसे तो उससे मुंह छुपाने की जगह छोड़ते नहीं हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने लिखा, जिन दलों का बाला साहेब ने हमेशा विरोध किया उन्हीं लोगों के बीच उद्धव बैठ गए। ठाकरे ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को इनके अपने राजनीतिक परिवारों और वंश को बचाने का प्रयास बताए जाने पर देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठने को लेकर कहा कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी दलों के महागठबंधन के लिए हुई बैठक बेनतीजा रही। उन्होंने कहा, बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुई बैठक में खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। बैठक में शामिल दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद पर खुद की दावेदारी को नहीं छोड़ा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बयान दिया। दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 300 और एनडीए को 400 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिलेगी। खबरों में अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जरूरत नहीं होगी। इस शर्त को हटा दिया गया है। अब अनियमित कॉलोनीज का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। असल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद में ये घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सभी 88 शहरी और स्थानीय निकायों में सर्वे के आधार पर 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है। इसमें नियमित कॉलोनियों में 36 लाख और अनियमित कॉलोनीज में 10 लाख संपत्तियों की प्रॉपर्टी आईडी बनी है। इन प्रॉपर्टी आईडी को नवंबर में पोर्टल पर अपलोड किया गया ताकि संपत्ति मालिक खुद अपनी प्रॉपर्टी आईडी को सत्यापित कर सकें। अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब सरकार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से पंजाब सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को
रद्द कर दिया गया। पंजाब सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स से छूट नहीं मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि NHAI ने प्रस्ताव मानने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 8 जून को NHAI को आदेश भेजते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी तरह के टोल फ्री कर दिए जाएं। इन आदेशों में कहा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, SDO, JE, पटवारी, जिलेदार, डिप्टी कलेक्टर को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। इन सभी को ड्यूटी के दौरान नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी तरह के टोल टैक्स पर छूट दी गई है। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। असल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ ईडी के भरोसे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो सकी तो फिर एक बार पुराने पन्ने पलटने लगी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया और कहा कि सभी दलों का अपना अस्तित्व है और सभी अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय लेते हैं। सीएम बघेल ने बीजेपी को ही सबसे बड़ी ड्रामेबाज पार्टी बताया। बस्तर में बीजेपी के टारगेट किलिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अब बस्तर में विकास की धारा बह रही है, ये बीजेपी को देखनी चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ग्वालियर जिले के बिहटा में आयोजित बघेल समाज के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोक माता अहिल्या देवी की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश रखा जाएगा। साथ ही लोक माता अहिल्या देवी के नाम पर बघेल, पलेर और धनकर समाज का कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी तंज कसा। चुटकी लेते हुए बोले कि विपक्षी एकता के नाम पर अभी ये तय नहीं हुआ कि दूल्हा कौन है और बाराती कौन। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ऐसा सैलाब है कि हर कोई पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने सेना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना की 50 RR के जवानों की तरफ से पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ कि तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताया और चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से जांच करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे लिखा, ये सब यात्रा के पहले किया गया, जो कि केवल उकसावे की कार्रवाई है। मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को टैग करते हुए कहा, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक लिबरेटरी कहा था। बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने BNI देहरादून की तरफ से बिजनेस कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमी उत्तराखंड के विकास के सारथी और प्रदेश की प्रगति के वाहक हैं। BNI दून एक्सपो सिर्फ उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे राज्य में पनप रही उद्यमशीलता की भावना और नवीन मानसिकता का प्रमाण है। उत्तराखंड राज्य में सभी तरह के व्यवसायी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, सार्थक संबंध बना सकते हैं और नए अवसर तलाश सकते हैं। अगली खबर बिहार के हाजीपुर से, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थित राज फ्रेश दूध फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस लीक हो जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। अमोनिया गैस लीक हो जाने से करीबन 40 मजदूर गैस की चपेट में आ गए। सदर अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक गैस की चपेट में आने से 40 लोग बीमार हो गए, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की
सूचना मिलते ही मौके पर वैशाली डीएम यशपाल मीणा और एसपी रवि रंजन कुमार, अग्निशमन पदाधिकारी अशोक प्रसाद, सदर एसडीओ, सदर एसडीपीओ, फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने में जुटे रहे। अमोनिया गैस की चपेट में आ जाने से इलाज के दौरान सदर अस्पताल में एक मजदूर ने अपना दम भी तोड़ दिया। खबरों में अब बात उत्तराखंड की होगी, जहां पर असल में मौसम का मिजाज तब्दील हुआ है। मानसून ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार को छोड़कर लगभग सभी जनपदों में मानसून शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए आज से देहरादून समेत 7 जनपदों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान देहरादून, टिहरी माफ की जगह पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले साल से इस बार मानसून 6 दिन पहले ही राज्य में पहुंच गया है। पिछले साल 30 जून को मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी थी। वहीं आपदाओं से बचाव के लिए प्रदेश में कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। अगली खबर बिहार से, जहां उमस भरी गर्मी को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को 28 जून तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 19 से 24 जून तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए, लेकिन शनिवार देर शाम जिलाधिकारी ने फिर से आदेश जारी किया और दोबारा पठन पाठन कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि राजधानी पटना में जो ज्यादा तापमान यानी कि अधिकतम तापमान है, वो दोपहर में पड़ रही उमस के चलते बहुत ज्यादा है। प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में पठन पाठन पर प्रतिबंध रहेगा। अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शनिवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। रविवार को सुबह भी ठंडी ठंडी कूल रही। बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिली। इस बीच एक और अच्छी खबर सामने आई। मौसम विभाग का कहना कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा। आज बारिश और आंधी को लेकर के भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। अब इसका अगला पड़ाव ईस्ट राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे तमाम राज्य होंगे। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला सहित प्रदेश में जमकर बारिश हुई। साथ ही आने वाले 3 दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटों में शिमला के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान लैंडस्लाइड की भी संभावना जताई गई। तो नेशन एट 9 पर खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन खबरों के उस पार भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।